दुर्भाग्य था हमारा 2022 में कि हमारी सीट गठबंधन पर चली गई। मेरा अपना खुद का एक स्लोगन है, मेरी विधानसभा मेरा परिवार। सबसे पहले अगर आप हापुड़ में बागडोर संभालते हैं और जीत कर आते हैं तो सबसे पहले ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपने सोच रखे होंगे कि हापुड़ वासियों को ये सौगात दूंगा मैं? देखिए, हापुड़ में तो बहुत मुद्दे हैं। हमारे पूरे हापुड़ विधानसभा में एक भी पार्किंग नहीं है। अगर हम विधायक बनते हैं यहाँ से 2027 में तो सबसे पहले हमारा जो प्राथमिकता होगी वो सबसे पहले पार्किंग होगी। सफाई कर्मचारियों पे मैं आ जाती हूँ, वो काम कर रहे हैं, क्या उनको उनके हिसाब से वो वेतन मिल रहा है? हम सफाई कर्मचारियों के साथ आज से नहीं है, हम पहले से ही समाजवादी लोग सफाई कर्मचारियों के साथ हैं। हमने ही संविदा कर्मचारियों की भर्ती खोली थी समाजवादियों ने। इस सरकार ने बताइए आज तक कौन सी तुम्हारी भर्ती खोली है? उत्तर प्रदेश की सरकार वो किसान विरोधी भी है, वो युवाओं को रोजगार देने में भी असमर्थ रही है। इतने युवाओं पे लाठी चार्ज किया जाता है अगर वो तुम्हारे अपने हक की मांग करते हैं, वो रोजगार मांगते हैं, तो रोजगार मांगने पे उन्हें लाठी डंडे से उनको तुम्हारे पीटा जाता है और वहाँ से खदेड़ा जाता है। हमारी सरकार बनती है तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम सबसे पहले युवाओं को रोजगार दें। जहाँ जिस देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है उस देश में तो फिर अपराध वाला स्थिति आ जाती है। एक मुद्दा बहुत जोरों पर उठ रहा है ललित जी, वोट चोरी। उसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्या उसको किस नजरिए से समझ से बाहर? राहुल जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देश की जनता पहले से ही कहती आ रही है कि नहीं, कि हम वोट तो जो है अदर पार्टी को देते हैं लेकिन जो है बीजेपी कैसे जीत जाती है। ये कहीं ना कहीं शंका है हिंदुस्तान के जनमानस के अंदर कि एक आदमी एक लड़का जो है 6-6, 7-7, 8-8 वोट डाल रहा है, तो ये वोट चोरी है, सीधा वोट चोरी है। आज जितने भी हिंदुस्तान में सरकारें बनी हैं, चाहे हरियाणा की सरकार बनी हो, चाहे आप हिमाचल की सरकार ले लीजिए, ये सब सरकारें जो है वोट चोरी करने के बाद में ये सरकार बनाई है इन्होंने। अब जनता जाग चुकी है, हम भी जाग चुके हैं। पहले हम सोचते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब हमें भी लगने लगा कि ये वोट चोरी करने के बाद ही इन्होंने सत्ता हासिल करी है। सिक्योरिटी तो पूरी होती है जब इलेक्शन होते हैं, सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए वो सारी जांच पड़ताल करके वो सारी चीजें की जाती है, मशीन इक्विपमेंट जो होते हैं वो सारे चीज में फिर कैसे हो जाता है? मतलब सबसे बड़ा घपला यही है कि इन लोगों ने, आपने देखा होगा कि जिस समय वोटर लिस्ट आती है उस पर फोटो तक भी बहुत छोटे फोटो आए हैं, आपने देखे होंगे। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं, सेंसिटिव मुद्दे चल रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहन बेटियों की सुरक्षा का तो ये खाली वादा करते हैं, आज तक इन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा कभी करी नहीं है। आपको मालूम होगा जिस समय हाथरस कांड हुआ था, वो भी एक देश की बेटी थी, एक दलित समाज की बेटी थी। सर, वो मुद्दे तो सब दबा दिए गए थे। दबे नहीं हैं अभी तो उस परिवार को जो इन लोगों ने घोषणा करी थी आज तक वो सहायता उन लोगों तक पहुंची नहीं। मनीषा ले लीजिए, अभी आज का ही आप केस देख लीजिए जो जलाकर मार दी गई है। आखिर ये कब तक होता रहेगा? कानून क्यों नहीं बन पाते? क्या आपकी सरकार आती है 2027 में तो क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग कानून बनेगा? आखिर वो कानून के ताले क्यों नहीं तोड़े जा रहे? महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सबसे पहले अगर कोई उत्तर प्रदेश में लेकर आए तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग लेकर आए। कि रेप हो जाते हैं, जो लोग हैं जो रेप करते हैं वो खुला घूम रहे होते हैं, जेल काट कर आ जाते हैं। जिस लड़की के साथ हुआ, जिस फैमिली के साथ हुआ, उन पर क्या बीतती है? क्या वादा करना चाहेंगे हापुड़ की जनता से? क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि अगर आप जीत कर आते हैं और आप वो बागडोर संभालते हैं, वो गद्दी आसीन होते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी जनता से क्या वादा करते हैं कि उनके उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? देखिए, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2027 चुनावी मुद्दे होंगे, गर्मा गर्म और तीखे सवाल होंगे, चेहरे से आप सभी परिचित होंगे, किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं बता देती हूँ, ललित जी हैं, हापुड़ से दमखम भर रहे हैं, 2027 की दावेदारी भरेंगे। मुद्दे होंगे बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और क्या कुछ रणनीति रहने वाली है जनता के लिए, हापुड़ की जनता के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत कर लेती हूँ अपने चैनल पर। अपना पूरा परिचय दीजिए मुझे। धन्यवाद सोनम जी। मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश कमेटी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ
ललित सिंह एडवोकेट मेरा नाम है और 2019 से मैं हापुड़ विधानसभा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। दुर्भाग्य था हमारा 2022 में कि हमारी सीट गठबंधन पर चली गई, लेकिन फिर हमें आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी करिए, 2027 में हम विधानसभा आपको लड़ाएंगे। और आज हम सब लोग मिलके हापुड़ विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। मेरा अपना खुद का एक स्लोगन है, मेरी विधानसभा मेरा परिवार, क्योंकि जितनी भी हमारी विधानसभा है, हापुड़ विधानसभा, वो सब मेरा परिवार है। सबसे पहले हापुड़ का मुद्दा उठा लेती हूँ, चलेंगे आगे, बात करेंगे महिला सुरक्षा, रोजगार पर, वो मैं बाद में बात करूँगी। सबसे पहले अगर आप हापुड़ में बागडोर संभालते हैं और जीत कर आते हैं, तो सबसे पहले ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपने सोच रखे होंगे कि हापुड़ वासियों को ये सौगात दूंगा मैं? देखिए, हापुड़ में तो बहुत मुद्दे हैं। आप सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे पार्किंग का मुद्दा है। हमारे पूरे हापुड़ विधानसभा में एक भी पार्किंग नहीं है, और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे अभी तक हुए हैं उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया है, जबकि ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आप कहीं पे भी निकल जाइए, किसी भी रोड पे निकल जाइए, तो ट्रैफिक हमेशा तुम्हारे जो है पैदल चलने वाले लोगों को भी तुम्हारे जो है ना बड़ी समस्या होती है। तो पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम विधायक बनते हैं यहाँ से 2027 में, तो सबसे पहले हमारा जो प्राथमिकता होगी वो सबसे पहले पार्किंग होगी। जो हापुड़ की जनता है उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, बहुत सारे जो विधायक होते हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदों के साथ वो गद्दी आसीन करते हैं। क्या लगता है कि मतलब जब आप आते हैं तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और मतलब जो आप हापुड़ के लिए चाहते हैं वो उससे दुगना होगा? देखिए, जो समस्या है आज, सबसे बड़ी समस्या है अब स्वास्थ्य की है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सफाई की है। आज मैं देखता हूँ, किधर भी देखता हूँ, वहाँ तुम्हारे जो है ना, हमें लोग बाग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सुबह गाड़ियाँ चलती थी पहले, कूड़े वाली, उठाने वाली, वो गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही है मोहल्लों में। उसमें कभी पता चलता है कि एक हफ्ते में कोई गाड़ी पहुँच रही है, कोई 2 हफ्ते में पहुँच रही है। तो मोहल्लों में, गली में इतना कूड़ा करकट जमा हो जाता है, तो वहाँ पे बीमारी की भी समस्या आ जाती है। तो मेरा मानना है कि नगर पालिका भी अगर कोई काम कर रही है तो ईमानदारी से काम करे। सर, नगर पालिका तो काम करती है, बाखूबी ईमानदारी से काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं और उनकी अगर बात कर लेते हैं सर, वो तो अपना वो 100% दे रही है ना, फिर कहाँ कमी आ रही है? नहीं, 100% कहाँ दे रही है बताइए? अगर 100% दे रहे होते तो आज सारे मोहल्लों में गाड़ियाँ जा रही होती। सर 100% की बात कर लेते, चलो सफाई कर्मचारियों पे ही मैं आ जाती हूँ। वो काम कर रहे हैं, क्या उनको उनके हिसाब से वो वेतन मिल रहा है जितना उनसे काम लिया जाता है? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, हम सफाई कर्मचारियों के साथ आज से नहीं है, हम पहले से ही समाजवादी लोग सफाई कर्मचारियों के साथ हैं। शायद आपको जानकारी होगी, मैं आपको अवगत करा देता हूं। सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी ने ही ये कहा था कि नहीं, अगर सफाई कर्मचारी सुबह आके काम करेगी महिला, तो वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगी? आपको जानकारी होगी, श्रद्धेय नेताजी ने ही सबसे पहले कहा कि महिलाएं नौकरी पे उनका समय निर्धारित करा कि पहले नहीं, वो अपने बच्चों को पहले स्कूल छोड़ेंगे, इसके बाद नौकरी पाएंगी। तो वो सबसे पहला काम भी समाजवादियों ने करा। लेकिन आज भी एक सफाई कर्मचारी को, सब अगर घर में त्यौहार मना रहे हो तो लेकिन एक सफाई कर्मचारी हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। क्या उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जाना है? उनकी छुट्टी कोई निर्धारित नहीं की जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल निर्धारित करी जानी। हमारी सरकार आएगी, हम निर्धारित करेंगे। हमने ही संविदा कर्मचारियों की भर्ती खोली थी, समाजवादियों ने। इस सरकार ने बताइए आज तक कौन सी तुम्हारी भर्ती खोली है? रोजगार की बात छेड़ दी। युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा त्रस्त है, रोजगार नहीं है। 2027 में यदि आपकी सरकार आती है तो आपकी क्या ऐसी रणनीति है, रोजगार को किस तरीके से देख रहे हैं? जो युवा पीढ़ी आज माइग्रेट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार से जो कमर की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है उसको कैसे आप साधेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार वो किसान विरोधी भी है, वो युवाओं को रोजगार देने में भी असमर्थ रही है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर इतने युवाओं पे लाठी चार्ज किया जाता है, अगर वो तुम्हारे
अपने हक की मांग करते हैं, वो रोज़गार मांगते हैं। तो रोज़गार मांगने पे उन्हें लाठी डंडे से उनको तुम्हारे पीटा जाता है और वहाँ से खदेड़ा जाता है। आज युवा बहुत परेशान है, ये सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पा रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम सबसे पहले युवाओं को रोज़गार दें, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। अगर इन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तो आगे तो और भी तुम्हारे जो है बेरोज़गारी बढ़ती चली जाएगी। जहाँ जिस देश में बेरोज़गारी बढ़ जाती है उस देश में तो फिर अपराध वाला स्थिति आ जाती है, क्योंकि युवा जो है अपराध की तरफ चले जाते हैं। चोरी चकारी लूट मार तो सब हमारी प्राथमिकता बनती है। अच्छा, एक मुद्दा बहुत जोरों पर उठ रहा है ललित जी, वोट चोरी। उसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? क्या उसको किस नजरिए से, मुझे समझ से बाहर है। देखिए, विपक्ष का काम होता आईना दिखाना सरकार को, और विपक्ष ने आईना दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देश की जनता ने उसे देखा। देश की जनता पहले से ही कहती आ रही है कि नहीं, कि हम वोट तो जो है अदर पार्टी को देते हैं, लेकिन जो है बीजेपी कैसे जीत जाती है। ये कहीं ना कहीं शंका है हिंदुस्तान के जनमानस के अंदर। जिस समय राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वहाँ से पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो लोग एक आदमी के नाम पे 20-20 वोट, 30-30 वोट बनी हुई हैं। तो और वीडियो वायरल हैं कि एक आदमी, एक लड़का जो है 6-6, 7-7, 8-8 वोट डाल रहा है। तो ये वोट चोरी है, सीधा वोट चोरी है। आज जितने भी हिंदुस्तान में सरकारें बनी हैं, चाहे हरियाणा की सरकार बनी हो, चाहे आप हिमाचल की सरकार ले लीजिए, ये सब सरकारें जो है वोट चोरी करने के बाद में ये सरकार बनाई है इन्होंने। अब जनता जाग चुकी है, हम भी जाग चुके हैं। पहले हम सोचते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब हमें भी लगने लगा कि ये वोट चोरी करने के बाद ही इन्होंने सत्ता हासिल करी है, और अब हमारी इस पर नज़र है। और हम चाहते हैं, हमने पहले भी तुम्हारे मुद्दे उठाए हैं। हमसे निर्वाचन आयोग ने मांगा, भारत निर्वाचन आयोग ने, कि अगर आप जो है हम पे आरोप लगा रहे हैं तो आप हमें जो है लिखित में दीजिए। हमने 18,000 वोटों का हलफनामा दिया निर्वाचन आयोग को, उसका उन्होंने हमें रिसीप्ट दी। सिक्योरिटी तो पूरी होती है जब इलेक्शन होते हैं, सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए वो सारी जांच पड़ताल करके वो सारी चीज़ें की जाती है, मशीन इक्विपमेंट जो होते हैं वो सारी चीज़ में, फिर कैसे हो जाता है? मतलब अच्छा, मैं मानता हूँ ये तुम्हारे जो है मिस्टर राम हैं, इनके नाम पे 12 वोटें डली हुई हैं। सिंगल आदमी वो जा रहा है और 12 वोट डाल के आ रहा है, तो वोट चोरी कैसे नहीं हुई? निगरानी का यही घपला है। सबसे बड़ा घपला यही है कि इन लोगों ने, आपने देखा होगा कि जिस समय वोटर लिस्ट आती है उस पर फोटो तक भी बहुत छोटे छोटे फोटो आए हैं, आपने देखे होंगे। मैंने पूरी वोटर लिस्ट देखी है क्योंकि मैंने चुनाव लड़वाया है 2024 का। तो मैंने देखी, जब वोटर लिस्ट आई तो उस पर बहुत छोटी छोटी इतनी सी फोटो थी। तो क्या भारत निर्वाचन आयोग को पता नहीं है? उसका काम है चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन वो तुम्हारे क्या कर रहे हैं? तो क्या लगता है वोट चोरी से आपकी जनता जाग गई है? 2027 को आप अपने आप को देख रहे हैं? देखिए, 2024 में भी जनता जागी, और हम आज उत्तर प्रदेश में 37 सीट लेके पहली पोजीशन पे हैं, और हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। फिर 2027 में फिर जनता जागेगी, और उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टियों की सरकार बनने वाली है। महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं। सेंसिटिव मुद्दे चल रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहन बेटियों की सुरक्षा का तो ये खाली वादा करते हैं। आज तक इन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा कभी करी नहीं है। आपको मालूम होगा, जिस समय हाथरस कांड हुआ था, वो भी एक देश की बेटी थी, एक दलित समाज की बेटी थी। सर, वो मुद्दे तो सब दबा दिए गए थे। दबे नहीं हैं अभी तो उस परिवार को जो इन लोगों ने घोषणा करी थी, आज तक वो सहायता उन लोगों तक पहुंची नहीं है। सर, वो तो एक केस हो गया,
मनीषा ले लीजिए, अभी आज का ही आप केस देख लीजिए जो जलाकर मार दी गई है। मैं समझ आखिर रहा ये कब तक होता रहेगा? मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। एक्चुअली इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन इनके जितने भी नेता हैं इनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है। इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। रही महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा में क्या है कि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि वो सत्ता में है। अगर कानून बनाने की ज़रूरत है तो सरकार कानून बनाए, विपक्ष उसका साथ देगा। सर कानून क्यों नहीं बन पाते? क्या आपकी सरकार आती है 2027 में तो क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग कानून बनेगा? आखिर वो कानून के ताले क्यों नहीं तोड़े जा रहे कि जो मतलब जैसे अभी सजा की है ऑन द स्पॉट, उस सजा पर उसका प्रावधान होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तारीख पे तारीख दे दी जाती है, एक पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाता है। मैं उसको जानना चाह रही हूँ, क्या 2027 में जब आपकी सरकार आती है तो कोई ऐसा कानून लागू होगा जो महिलाओं के लिए होगा और तुरंत वो सजा उसको दी जाएगी? देखिए, अगर हमारी सरकार आती है 2027 में, और हमारी सरकार आ रही है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला हमारी जो प्राथमिकता होगी वो महिला सुरक्षा ही होगी। हमने पहले भी तुम्हारे जो है जिस समय हमारी सरकार थी तो हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जितनी भी आशाएं हैं वो सब तुम्हारे समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाई गई। एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो भी महिलाओं के लिए ही थी। कहीं भी कोई भी महिला किसी भी गांव देहात में पता चला कि भाई तुम्हारे जो है वो बच्चा होने वाला है, अब वो वहाँ उसके पास संसाधन नहीं होता था, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी गहनता से सोच विचार करने के बाद में फिर प्रयास ये करा कि भाई एम्बुलेंस की सेवाएं जो है हमारे प्रदेश में नहीं है, तो नई एम्बुलेंस देने का काम भी तुम्हारे समाजवादी पार्टी ने किया, और महिलाओं को देखते हुए किया। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सबसे पहले अगर कोई उत्तर प्रदेश में लेकर आए तो हमारे समाजवादी पार्टी के लोग लेकर आए, माननीय श्री अखिलेश। रेप पर अंकुश कैसे लगेगा सर? मैं वो जानना चाह रही हूँ कि रेप हो जाते हैं, जो लोग हैं जो रेप करते हैं वो खुला घूम रहे होते हैं, जेल काट कर आ जाते हैं। जिस लड़की के साथ हुआ, जिस फैमिली के साथ हुआ, उन पर क्या बीतती है? तो ये मतलब ऐसा क्यों एक कानून नहीं बना दिया जाता सरकार के माध्यम से? या मैं चाहती हूँ जैसे आपकी सरकार आएगी तो आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि ऐसा कुछ किया जाएगा, ऐसा कुछ कानून बनाया जाएगा कि जब उन्हें सजा मिली उसी टाइम? देखिए, हमारा जो देश है, हमारा देश संविधान से चलता है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी तुम्हारे विधानसभा से लेके विधान परिषद तो प्रदेश के लिए होती है, और सांसद और राज्यसभा वो हमारे देश के कानून बनाते हैं। हमारी अगर सरकार मेजॉरिटी की सरकार आती है तो हम सबसे पहले यही कानून बनाएंगे कि बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, तुरंत सज़ा मिले, तारीख ना दी जाए। तारीख ना दी जाए। हम ऐसा पीड़ित परिवार है वो दर ना भटके, और ना ही पता चलता है कि जिस समय तुम्हारे एक तो वो पीड़ित है उसके साथ साथ उसका उत्पीड़न भी होता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम जब भी हमारी सरकार बनती है 27 में तो सबसे पहले हम कानून लेकर आएँ, जो हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसे प्रोसेस में ले और उसको सजा का प्रावधान करे। क्योंकि सर जब कानून बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को कैंडल मार्च निकालना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अदर कंट्री में आप देखिए तुरंत वहाँ पर वो पनिश किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रोडों पर यहाँ पर कैंडल लेके उतर जाते हैं, बावजूद इसके भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो ऐसा कुछ कानून सोच रहे हैं आप? देखिए, कानून अगर कड़े होंगे तो जो डर बना रहेगा। नहीं, डर बना रहता है। कानून अगर आपने देखा होगा कि 302 का मुकदमा किसी पे हो जाता है तो पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। हत्या के मुकदमे में हत्या करने वाला भी और जिसकी हत्या होती है वो दोनों परिवार ख़त्म हो जाते हैं। 2027 की तैयारी कर रहे हैं, हापुड़ में अपना दमखम भर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हापुड़ वासियों के लिए, कुछ अपने चाहने वालों के लिए? देखिए, मैं हापुड़ वासियों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा शहर जो है ना बहुत छोटा सा शहर है, मेरी विधानसभा बहुत छोटी सी विधानसभा है। यहाँ जो मेरे दोस्त कॉलेज के दोस्त हैं, क्योंकि मैं इसी ज़िले में पढ़ा हूँ, एसएसवी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो उस समय के दोस्त जिन्हें मेरे साथ जो क्लासमेट रहे हैं वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे जो है मित्र हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, और तुम्हारे जो है हम इनका चुनाव में सहयोग करेंगे।
तो मैं अगर उन तक नहीं पहुंच पाया तो वो ऐसा ना सोचें कि मैं उन पर नहीं पहुंचा हूं। जो मेरे दिल में है वो मेरे हमेशा दिल में ही रहता है। क्या वादा करना चाहेंगे हापुड़ की जनता से? क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि अगर आप जीत कर आते हैं और आप वो बागडोर संभालते हैं, वो गद्दी आसीन होते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी जनता से क्या वादा करते हैं कि उनके उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? देखिए, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। धीरखेड़ा है, मेरठ में जाता है। हमारे यहाँ अब हमारे विधानसभा में एक इंडस्ट्री जोन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे यहाँ नए नए उद्योग लगें और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि मैं यहाँ उद्योगों के लिए चिन्हित जगह चयनित करूं और फिर इसके बाद यहाँ पे उद्योग लगवाए जाएं, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्षेत्र में, जिससे मैं विधायक बन जाऊंगा, तो मैं समूह बनवाऊंगा, अलग अलग समूह बनवाऊंगा, जिससे महिलाएं स्वयं सहायता समूह में अपना खुद का काम करके अपने आप को मजबूती दे सकें और वो लोगों को रोज़गार दे सकें। 2027 से पहले आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, ललित जी हैं, जीत कर आते हैं, वो भी आपसे वादा लेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है। अगर आप जीत कर आते हैं और विधायकी की आप गद्दी आसीन होते हैं, तो क्या न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर आप आकर उस टाइम भी अपनी जनता का धन्यवाद करेंगे? उनके सवाल जवाब जो होंगे, क्या उस टाइम भी आप न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में अपना सहभागिता निभाएंगे? देखिए, मैं कभी भी मीडिया से भागता नहीं हूँ। मैं मीडिया के हमेशा समक्ष रहता हूँ। मैं मीडिया से वादा करता हूँ, आप लोगों से, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट से भी वादा करता हूँ। अगर मैं जीत के आता हूँ, जीतने के बाद सबसे पहले अगर कोई इंटरव्यू होगा तो न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पे ही होगा और मैं जनता के बीच में आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो सुना आपने ललित जी ने क्या कुछ कहा। 2027 की दावेदारी भर रहे हैं, दमखम भर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में संपर्क साध रहे हैं। देखते हैं 2027 में किसकी सरकार आती है और किसके सर सजेगा ताज। जीत के बाद भी पूरी कोशिश रहेगी, वादा भी किया है कि न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर सबसे पहला इंटरव्यू जाएगा। देखेंगे, वो तो उस टाइम का दौर बताएगा क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरे चेहरे के साथ। दिखाएंगे 2027 में किसकी होगी भागीदारी और कौन संभालेगा बागडोर। फिलहाल अभी तक इतना ही। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।